नमस्कार, मैं अजय कुमार। लोकतंत्र को जर्जर बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है कि लोगों की दिलचस्पी उन चर्चाओं से खत्म कर दी जाए जो चर्चाएं उनके जीवन की बुनियादी जरूरतों से जुड़ी होती हैं। मौजूदा वक्त की सत्ता ने मुख्य धारा के मीडिया के जरिए यह काम बहुत प्रभावी ढंग से किया है। इसे ऐसे समझिए कि 1 फरवरी को देश का सालाना बजट पेश होने वाला है। इस बजट से हमारी और आपकी जिंदगी और जेब पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, मगर मीडिया लोगों के बीच में ऐसे विषयों पर दिलचस्पी पैदा करवाने में रत्ती बराबर भी दिलचस्पी नहीं लेती है। देश भर में केंद्र और राज्य मिलाकर 36 बजट पेश होते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, आप चाहे किसी भी राज्य से हों, मगर आपको पता नहीं लगता कि आपके राज्य का बजट पेश हुआ है। और वह बजट आखिरकार कहता क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा केवल केंद्र के बजट पर चर्चा होती है, वह भी इतनी कम और उस ढंग से होती है कि भारत का आम आदमी उससे जुड़ नहीं पाता है। तो चलिए 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से पहले यह समझते हैं कि नरेंद्र मोदी के पिछले 8 साल के कार्यकाल के दौरान केंद्र सरकार के बजट ने आम आदमी के साथ कैसा रिश्ता बनाया है। सबसे पहले यह समझते हैं कि बजट कहते किसे हैं। तकनीकी तौर पर ना जाते हुए मोटे तौर पर समझे तो बजट सरकार के राजस्व यानी कि रेवेन्यू, एक तरह से कह लीजिए तो सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा होता है। बजट डॉक्यूमेंट में सरकार बताती है कि आने वाले साल में उसके राजस्व का जरिया क्या होगा, वह खर्च किन जगहों पर और कितनी राशि में करेगी। लोग अक्सर कहते हुए मिल जाते हैं कि जिस तरह से आम आदमी अपनी आय और खर्च का ब्यौरा रखता है, उसी तरह से देश भी अपने राजस्व और खर्च का ब्यौरा रखता है। इसे ही बजट कहा जाता है, मगर इसमें एक बड़ा अंतर है जिसे लोग नहीं कहते हैं। सरकार के पास राजस्व इकट्ठा करने के कई तरीके होते हैं, मगर आम आदमी के पास ऐसी कोई सहूलियत नहीं होती है। सरकार नोट छाप सकती है, कर्ज के ऊपर कर्ज ले सकती है, कई तरह के टैक्स लगा सकती है, राजस्व से ज़्यादा खर्च कर सकती है। 1 साल नहीं बल्कि लगातार कई सालों तक ऐसा कर सकती है, मगर आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता है। पिछले 8 साल के बजट को ढंग से समझने की पहली सीढ़ी यह है कि पिछले 8 साल की जीडीपी का हाल समझ लिया जाए। यह समझ लिया जाए कि भारत की सीमा के भीतर उत्पादित सामान और सेवाओं की कुल कीमत कितनी थी। साथ में यह भी समझ लिया जाए कि जीडीपी पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, या मोटी तौर पर कह लीजिए तो प्रति व्यक्ति आय कितना बनता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के आंकड़े बताते हैं कि अगर महंगाई दर हटाकर देखा जाए तो साल 2014 से लेकर 2022 तक किसी भी वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 150 लाख करोड़ से ज़्यादा नहीं बन पाई है। वित्त वर्ष 2014-15 में भारत की जीडीपी 105 लाख करोड़ के आसपास थी। साल 2021-22 में बढ़कर यह महज 147 लाख करोड़ के पास पहुंची। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुमान लगाया जा रहा है कि यह बढ़कर 158 लाख करोड़ तक पहुंचेगी। पर कैपिटा जीडीपी, या मोटे तौर पर कह लीजिए तो प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से देखा जाए तो साल 2014 में सालाना प्रति व्यक्ति आय 83,000 रुपये के आसपास थी। 2022 में यह बढ़कर 1,13,000 के आसपास पहुंची। यानी भारत का एक व्यक्ति महीने में महज 9 से 10,000 रुपये के बीच कमाई कर पाता है। इस पर अगर आर्थिक असमानता के आंकड़े जोड़ दें तो बॉटम 50% आबादी की कुल आय में हिस्सेदारी महज 13% की है, तो प्रति व्यक्ति आय की स्थिति बहुत गंभीर बन जाती है। भारत की विकराल बदहाली दिखने लगती है। इन आंकड़ों को बताने का यह मकसद था कि आप यह समझ पाएं कि क्यों भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य सहित लोक कल्याण और समाज कल्याण से जुड़े जरूरी योजनाओं पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत है। अब सवाल उठता है कि क्या पिछले 8 साल में ऐसा हुआ है? तो जवाब है कि ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत दूर की बात है। जितनी ज़रूरत थी उससे भी ज़्यादा कम खर्च किया गया है। हेल्थ सेक्टर को देखिए। ग्लोबल जिंदल यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर न्यू इकोनॉमिक स्टडीज का विश्लेषण बताता है कि साल 2014 के बाद हेल्थ सेक्टर पर होने वाला खर्चा जीडीपी के 1.2% के आसपास लटका हुआ है। कोरोना महामारी की वजह से साल 2020-21 में यह खर्चा जीडीपी के 2% के पास पहुंच पाया। नहीं तो पिछले 8 सालों के 7 सालों में हेल्थ सेक्टर पर होने वाला खर्चा जीडीपी के 2% से भी कम रहा। जबकि दुनिया ने बेंचमार्क बनाया है कि हर देश को स्वास्थ्य क्षेत्र पर जीडीपी का कम से कम 6% खर्च करना चाहिए, मगर भारत 1.5% से नीचे लटका हुआ है। यह हाल तब है जब भारत की प्रति व्यक्ति महीने की कमाई 9 से 10,000 रुपए के बीच में लटकी हुई है। तब है जब हेल्थ सेक्टर पर होने वाला आउट ऑफ पैकेट एक्सपेंडिचर दुनिया में सबसे अधिक यानी कि 63% के आसपास है। यह हाल तब है जब महंगे दवा और इलाज की वजह से एक अध्ययन के मुताबिक भारत में 6 करोड़ लोग सालाना गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। दुनिया के विकासशील देशों से तुलना की जाए तो जापान अपने जीडीपी का तकरीबन 9% हेल्थ सेक्टर पर खर्च करता है और ब्राजील अपने जीडीपी का तकरीबन 4% हेल्थ सेक्टर पर खर्च करता है। साल 1968 की शिक्षा नीति से कहा जाता रहा है कि भारत को अपनी कुल जीडीपी का कम से कम
6% शिक्षा क्षेत्र पर खर्च करना चाहिए, मगर इस बात का अब तक कोई असर नहीं पड़ा है। साल 2014 के बाद की स्थिति यह है कि शिक्षा क्षेत्र पर बजट में होने वाला खर्चा भी कुल जीडीपी के 3% के आसपास ही लटका हुआ है। हालांकि शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया खर्चा बढ़ रहा है, मगर बढ़ने की दर रत्ती बराबर है, सालाना 0.035% के हिसाब से। शिक्षा क्षेत्र पर सरकार की तरफ से किए जाने वाले खर्च को देखते हुए इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि भारत की प्रति व्यक्ति महीने की आमदनी 9 से 10 हज़ार रुपए के आसपास है, जबकि ढंग के स्कूलों में महीने की फीस 5,000 से ऊपर होती है। ऐसे में सोचिए कि सरकार शिक्षा क्षेत्र पर इतना कम खर्च करके कितनी बड़ी आबादी को शिक्षा से दूर रख रही है। मोदी सरकार और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बीच का रिश्ता उत्तर और दक्षिण जैसा है। मोदी सरकार को लगता है कि जब विज्ञापन के जरिए ही भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करने की जरूरत क्या, इसलिए खर्चा भी बहुत कम है। पिछले 8 साल के दौरान कुल जीडीपी का 1% से कम हर साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च हुआ है। साल 2018 का एक अध्ययन बताता है कि पूरी दुनिया के निम्न और मध्यम वर्ग के देशों ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अपनी जीडीपी का 1.5% खर्च किया, जबकि भारत ने 1% से भी कम खर्च किया। अब बात करते हैं समाज कल्याण से जुड़ी कुछ योजनाओं पर। मनरेगा को ले लीजिए। मनरेगा पर तंज कसते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह योजना यूपीए सरकार की नाकामियों का प्रतीक है, जबकि हकीकत है कि अगर यह योजना ना होती तो ग्रामीण भारत की बदहाली के सामने कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी होती। भयंकर बेरोजगारी की हालत में इस योजना में काम करने के लिए मांग बढ़ती जा रही है, मगर मोदी सरकार की तरफ से इस योजना पर किया गया आवंटन पहले से भी कम किया जा रहा है। साल 2021-22 में मनरेगा के लिए आवंटित राशि 98,000 करोड़ के आसपास थी, जो साल 2022 में घटकर 73,000 करोड़ के पास पहुंच गई है। सामाजिक नीति पर काम करने वाली अर्थशास्त्री दीपा सिन्हा लिखती हैं कि प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत पहले बच्चे के जन्मने पर औरत को 5,000 रुपये की मदद दी जाती है। अगर दूसरा बच्चा लड़की हो तब सरकार की तरफ से मदद मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती है। इस नियम को बदलने की ज़रूरत है और यह राशि भी बहुत कम है। इस योजना को ढंग से चलाने के लिए सरकार को बजट में 8,000 रुपये का आवंटन करना चाहिए, मगर सरकार 2,500 करोड़ से ज़्यादा का आवंटन नहीं करती है। जमाना कहाँ से कहाँ बदल गया, खर्चा आसमान को छू रहा है, मगर ओल्ड एज पेंशन योजना के तहत केंद्र सरकार की तरफ से महीने में केवल 200 रुपये की मदद दी जाती है। अर्थशास्त्रियों की सलाह है कि इसे बढ़ाकर कम से कम 500 रुपये महीना तो करना ही चाहिए। महंगाई दर हटाकर देखें तो मिड डे मील और आंगनबाड़ी योजना के लिए आवंटित की जाने वाली राशि लगातार घट रही है। तकनीकी शब्दों में कहें तो रियल टर्म्स यानी महंगाई को समायोजित करके साल 2015 में मिड डे मील और आंगनबाड़ी योजना के लिए जितनी राशि का आवंटन किया गया था, उससे तकरीबन 30% कम मिड डे मील के लिए और 25% कम आंगनबाड़ी योजना के लिए साल 2022-23 के बजट में आवंटन किया गया। यह तो बात हुई समाज कल्याण से जुड़े बजट के उन आवंटनों की जो यह बताते हैं कि पिछले 8 साल में मोदी सरकार ने जितनी ज़रूरत थी उतना आवंटन नहीं किया, बल्कि बहुत कम पैसा दिया। अब यहाँ पर टीवी पर दिखने वाले अर्थशास्त्रियों की तरफ से आप यह भी कह सकते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है तो सरकार पैसा लाए कहाँ से। तो बात पैसे से ज़्यादा सरकार की नीतियों की है। सरकार इस नीति पर चलती है कि कॉरपोरेट को छूट देने से कॉरपोरेट का निवेश बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी होगी, मगर ऐसा होता हुआ नहीं दिखता है। उदाहरण के तौर पर इसे ऐसे समझिए कि सितंबर 2019 में कॉरपोरेट टैक्स में कटौती कर दी गई। अगर सेस सरचार्ज से लेकर सभी को जोड़कर देखा जाए तो कॉरपोरेट टैक्स 35% से घटकर 25% हो गया। अगर सरचार्ज और सेस को हटाकर देखा जाए तो 30% से घटकर 22% हो गया। पार्लियामेंट्री एस्टीमेट कमेटी के मुताबिक कॉरपोरेट टैक्स कम होने की वजह से सरकार को तकरीबन 1,84,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मगर आप खुद सोचिए कि क्या बेरोजगारी कम हुई, क्या इन्वेस्टमेंट हुआ, क्या नई कंपनियां लगी? ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। चलते चलते एक और ज़रूरी बात आंकड़ों के सहारे समझ लीजिए। भारत के पिछले साल का बजट 39 लाख करोड़ रुपए के आसपास था, मगर ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि भारत के 100 लोगों की संपत्ति 54 लाख करोड़ के आसपास है। यानी 140 करोड़ भारत के लिए जो सालाना बजट बनाया जाता है, उससे ज़्यादा संपत्ति भारत के 100 लोगों के पास है। इसलिए ऑक्सफैम इंडिया कई सालों से कहता आ रहा है कि भारत सरकार को समाज कल्याण करने के लिए पैसे की कमी का रोना नहीं रोना चाहिए, बल्कि वेल्थ टैक्स लगाना चाहिए। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।